वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश। इससे पिछले वीडियो में हमने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, संगम काल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें हमने किस तरह से पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने कि वहाँ के जो शासक थे, यानी 3 शासक हुए थे, चेर, चोल और पांडे, किस तरह उन्होंने शासन किया, किस तरह उनका पतन हुआ और कहाँ कहाँ उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश थे वो चार चार थे। नंबर फर्स्ट थे पल्लव राजवंश। और जो दक्षिण भारत का जो काल था वो कब से 500 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक चला था। और संगम काल का 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक के बीच में चला था। सेकेंड है इसका चालुक्य वंश। थर्ड आ जाएगा राष्ट्रकूट वंश। एंड 4 आ जाएगा चोल वंश। ये 4 वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चोलों के राजवंश के ऊपर ही पल्लव राजवंश का साम्राज्य था। ये है पल्लव राजवंश। यहाँ पे थे चोल राजवंश। और जो चालुक्य वंश थे, इसके 3 ब्रांच थे। ये एक जगह पे इसका साम्राज्य नहीं था। पहला था यहाँ पे, जिसको बोला जाता था वेंगी चालुक्य। दूसरा था यहाँ पे कर्नाटक, जहाँ वातापी, इसको बोला जाता है वातापी चालुक्य। और थर्ड था यहाँ पे, जिसे बोला जाता था कल्याणी चालुक्य। और यहीं पर था राष्ट्रकूट। तो इस तरह से इन चारों का साम्राज्य आपस में बटा हुआ था। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं पल्लव राजवंश के बारे में। अब जैसे जो पल्लव राजवंश थे, इनके संस्थापक जो थे, फाउंडर, इनके संस्थापक थे बप्पा देव। और रियल संस्थापक थे इनके सिंह विष्णु। और अगर देखा जाए रियल संस्थापक, तो वो कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लव की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। और जो शिव विष्णु थे, ये पहले इनके शासक थे। फर्स्ट शासक कौन थे? सिंह विष्णु। ये जो थे, ये महान शासक के रूप में तो जाने गए, क्योंकि इन्होंने चेर, चोल और पांडे तीनों को युद्ध में पराजित किया था। तो ये एक महान शासक के रूप में तो जाने जाते थे। इनके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि था भारवी नाम का।
प्रसिद्ध कवि थे। इनके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था भारवी। अब इस भारवी कवि ने क्या किए थे, इनका एक कितार्जुन नियम नामक एक रचना की थी जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। इसकी रचना की थी इन्होंने। यहाँ पे जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भारवी ने किसकी रचना की थी, तो कितार्जुन नियम की थी। कितार्जुन नियम की रचना कौन से लेखक ने की थी, तो वो भारवी ने की थी। और ये किस काल में कराया गया था, तो ये पल्लव वंश के काल में कराया गया था। तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के द्वार पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही लिखवाया जाएगा, वही बताया जाएगा। इसके अलावा कोई फालतू चीजें नहीं हम डिस्कस करेंगे। तो कितार्जुन नियम की इन्होंने क्या की थी, रचना की थी, जो बहुत ज्यादा फेमस थी उस काल में। इस काल में और इन्हीं के श्री विष्णु के संस्थापक में ही वरराम मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। और कहाँ पे करवाया गया था, मामलपुर में। वरराम मंदिर का निर्माण करवाया गया था और कहाँ कर गया था, मामलपुर में करवाया था। श्री विष्णु जो थे वो एक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इनके दरबार में काफी अच्छे अच्छे नामी गिरामी कवि भी रहा करते थे। इनके बाद में जो सेकेंड शासक बने उनका नाम था महेंद्र वर्मन। सेकेंड शासक थे महेंद्र वर्मन। जो महेंद्र वर्मन थे इनके शासनकाल में ये भी ये ज्यादा मतलब योद्धा शासक नहीं माने गए, क्योंकि इनके शासनकाल में पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था, जब महेंद्र वहां के शासक थे तो उनके शासनकाल में पुलकेशिन द्वितीय जो कि कीर्तिवर्मन द्वितीय कीर्तिवर्म पुलकेशिन द्वितीय जो कि वातापी चालुक्य के शासक थे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इनके जगह पे इनके स्थान पे आके युद्ध लड़ा। अब युद्ध में क्या हुआ, ये महेंद्र वर्मन पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गए। पुलकेशिन द्वितीय से इनको क्या हो गया, जब इन दोनों में युद्ध लड़ा यानी अचानक से ये अपने शासन कर रहे थे उस टाइम पे, तो जब कोई भी ये पुलकेशिन द्वितीय थे ये अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए कभी भी लड़ाई युद्ध करने के लिए खड़े हो जाते थे। तो ये जब युद्ध करने आए वहां पर, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया युद्ध में। युद्ध हुआ दोनों में, तो युद्ध में पुलकेशिन जीते तो जीत गया और महेंद्र वर्मन जो थे वो पराजय हो गए। उस टाइम पे क्या हो गया, पराजय हो गए। और कहा जाता है जो महेंद्र वर्मन थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे और बाद में इनके एक संत कबीर जो थे तमिलनाडु के संत कबीर अय्यर के संपर्क में आने से शिव धर्म इन्होंने अपना लिया था। इसके बाद में इनका पराजय हो गया। इसके बाद में थर्ड जो शासक बने वो कौन बने, नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ये जो नरसिंह वर्मन थे इन्हीं के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री जिनका नाम था
हवेन शान। कांचीपुरम में आए। और इन्होंने महाबली में एक महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे सप्त पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि इसके जो प्रवेश करने के द्वार थे वो 7 है, इसे सप्त पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और ये रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में। और किसके नेतृत्व में इसका निर्माण करवाया गया था? तो नरसिंह वर्मन के नेतृत्व में करवाया था। क्वेश्चन बनता है अगर रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया और किसके नेतृत्व में करवाया गया? तो नरसिंह वर्मन के। और किसके काल में करवाया गया? तो पल्लव वंश के काल में करवाया गया था। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझेंगे एक एक टॉपिक को, इसको वापस से रिवाइज कराएंगे, अच्छे से इसको समझेंगे ताकि बोरिंग मत समझो कि बोर हो रहा है बहुत ज्यादा, कि दक्षिण भारत कभी याद ही नहीं होता है। इसको हम एक स्टोरी की टाइप से समझेंगे। इसके बाद में नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन तो युद्ध में पराजय हो गए थे। इसके बाद में पुलकेशिन द्वितीय को पता चला कि नरसिंह वर्मन फिर से एक नया शासक बना है, तो उन्होंने क्या किया? हमेशा लड़ाई के मूड में रहते थे। फिर उन्होंने अपनी युद्ध की तैयारी में जुट गए कि हमें फिर से वहां के शासक को हरा के वहां पर अपना अधिकार जमाना है। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ? नरसिंह वर्मन बहुत चालाक शासक थे, वो महेंद्र वर्मन की तरह नहीं थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने श्रीलंका के शासक को अपने में मिला लिया। अब इनकी जो शक्ति थी वो दुगनी हो गई, 2 शासक एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। जब पुलकेशिन द्वितीय ने युद्ध में इनके क्षेत्र में जब पुलकेशिन द्वितीय ने युद्ध में इनके क्षेत्र में हमला किया तो ये बुरी तरीके से पराजित ही नहीं हुआ पुलकेशिन द्वितीय, बल्कि उसको खदेड़ते हुए उसके जिले तक जाके पहुंचे, सॉरी राजधानी तक जाके पहुंचे। और इनकी राजधानी कौन सी थी? वातापी चालुक्य या बादामी चालुक्य बोल दो। इनकी राजधानी थी वातापी चालुक्य। फिर वहां तक जाके खदेड़ते हुए जाके पहुंचा और वहीं पर पुलकेशिन द्वितीय को मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। तो वातापी चालुक्य पर अब किसका शासन था? नरसिंह वर्मन का शासन स्टार्ट हो गया। तो वहां पे नरसिंह वर्मन में वातापी कौंड की उपाधि धारण की। उस साम्राज्य को जीतकर वहां पर उन्होंने वातापी कौंड की उपाधि धारण की, यानी अब ये उसके अधीन आ गया। इसके बाद में महेंद्र वर्मन के बाद में नरसिंह वर्मन नंदी वर्मन हुए। और उसके जो अंतिम सबसे ज्यादा शासक थे वो उनका नाम था अपराजित वर्मन, जिसकी मृत्यु किसके द्वारा हुई? चोल वंश के शासक थे आदित्य फर्स्ट। उन्होंने हम पढ़ते हैं फिर से इसके बारे में ताकि इसका रिवीजन हो जाए। पहले शासक कौन थे? इसके फर्स्ट शासक कौन थे? सिंह विष्णु। तो बहुत शासक हुआ करते थे, लेकिन जो एग्जाम से जिससे यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं हम सब सिर्फ उन्हीं शासकों का रिवीजन करेंगे। सिंह विष्णु सेकेंड, ये बहुत अनुयायी थे। इन्होंने चोल चेर पांड्य से युद्ध में उनको पराजित किया था और इन्हें भी एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। सेकेंड हुए महेंद्र वर्मन। ये जो महेंद्र वर्मन थे ये अपने टाइम पे योद्धा शासक नहीं हो पाए और इन्होंने युद्ध लड़ा। किससे लड़ा? पुलकेशिन द्वितीय ने हमला किया। पुलकेशिन द्वितीय से जब इनका युद्ध हुआ तो कौन? महेंद्र वर्मन पराजित हो गया और पुलकेशिन द्वितीय क्या हुआ? इसमें जीत गया।
और थर्ड कौन आया? नरसिंह वर्मन। अब इन्होंने क्या किया? पल्लव वंश के शासक ने चालुक्य वातिपी से अपना बदला लेने के लिए श्रीलंका के राजा को अपने में, अब ये दो शक्तियां एक हो गई थी, इस वजह से इसमें नरसिंह वर्मन की जीत हुई और पुलकेशी द्वितीय को क्या मिला? मौत के घाट उतार दिया, मृत्यु हो गई। इसके बाद में फोर्थ है नंदी वर्मन। और अंतिम शासक थे अपराजित वर्मन। जिसको चोल वंश के साथ में युद्ध हुआ तो उसमें किसने? आदित्य फर्स्ट ने। आदित्य फर्स्ट ने अपराजित वर्मन को युद्ध में हरा दिया और उसने अपने चोल वंश की नींव रखी। तो इस तरह से पल्लव वंश धीरे धीरे, पल्लव वंश का पतन इस प्रकार से हुआ। अब हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि चालुक्य के 3 ब्रांच है, तो सबसे पहले जो बड़ी शाखा थी, वो पहली जो शाखा थी उसकी, वो वातापी चालुक्य थी। अब ये वातापी चालुक्य क्यों बताए? क्योंकि उसकी जो राजधानी थी वो वातापी थी और इसके संस्थापक कौन थे? जयसिंह। जयसिंह ने वातापी पुलकेशिन द्वितीय ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था और जयसिंह इसके संस्थापक थे। वातापी राजधानी होने की वजह से इन्हें वातापी चालुक्य के नाम से जाना जाता है। तो इनकी राजधानी थी वातापी, कौन था इनकी राजधानी थी। और इस वातापी चालुक्य के संस्थापक जयसिंह। और वातापी राजधानी की रचना, राजधानी किसने बनाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने कहा था। अब हम पढ़ते हैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। ये जो पुलकेशिन द्वितीय थे, ये बहुत ही महान शासक माने गए अपने दौर के, क्योंकि ये हमेशा अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे रहते थे और हमेशा इनका युद्ध लड़ने का मन रहा करता था। जहां भी मुंह उठाए अपना युद्ध लड़ने के लिए चले गए, तैयार होकर के हमें तो ये साम्राज्य जीत के आना है। अब इन्होंने रुख मोड़ा किसकी तरफ? कन्नौज की तरफ। और वहां पे उस टाइम पे उन्होंने कन्नौज की तरफ रुख मोड़ा और उस टाइम पे कन्नौज का शासक कौन था? हर्षवर्धन। कन्नौज का शासक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन से क्या किया? युद्ध किया। तो युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित कर दिया, पराजित कर दिए और कन्नौज पे इनका अधिकार हो गया और युद्ध में इनको इनकी विजय प्राप्ति हुई। तो इस तरह से कन्नौज पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब इनका मूड हुआ, इन्होंने सेकेंड बार किससे लड़ा था? अभी हम पढ़ चुके हैं महेंद्र वर्मन से। तो सेकेंड बार इन्होंने पल्लव वंश की तरफ रुख किया और पल्लव वंश में इन्होंने क्या किया? महेंद्र वर्मन शासक जो थे, इनको क्या किया? पराजित कर दिया युद्ध में। इन्हें पराजित का मुंह देखना पड़ा और इनको पराजित करके इनकी जो राजधानी थी कांची, उसके नाम पर इन्होंने किसकी? कांची कोंड की उपाधि धारण की, महेंद्र वर्मन को पराजित करके। कांचीकोंड की उपाधि धारण की। इसके बाद में पल्लव वंश का शासक
नरसिंह वर्मन ने पुनः आक्रमण किया, यानी पल्लव वंश की तरफ फिर इनको पता चला कि महेंद्र वर्मन को मैंने पराजित कर दिया, वहां पे अपना उपाधि धारण कर ली, वहां पे मेरा शासन चल रहा था। उसके बाद में एक नया शासक है नरसिंह वर्मन, इनको भनक लगी कि अब उस पर फिर से हमला कर दिया जाए, लेकिन वो फिर से तैयार बैठा था कि अब आओ और हम आपको मजे चखाते हैं। तो इस तरह से पुलकेशिन द्वितीय ने जब हमला किया तो इतनी बुरी तरीके से हार हुई, इनको खदेड़ते हुए इनके राजधानी तक पहुंच गए और वहां पे जाके नरसिंह वर्मन में वातापी कोंड की उपाधि धारण की, यानी जो राजा जहाँ पे जीत जाता था वहीं पे अपनी उपाधि धारण, उस साम्राज्य में अपना नाम करने के लिए वहां पे उपाधि धारण किया जाता था। तो इस तरह से पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु उसी पल्लव वंश के द्वारा हो गई थी। पुलकेशिन द्वितीय जो साहित्यिक कवि थे उनका नाम था रवि कीर्ति। राजकीय कवि बोल दीजिए, जो राजकीय कवि थे उनका नाम था रवि कीर्ति। ये बहुत ही फेमस थे उस टाइम पे, और इन्होंने क्या किया था, ऐहोल अभिलेख, इन्होंने ऐहोल अभिलेख को लिखा था। किसको लिखा था, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। और इन्होंने वेंगी, पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी मृत्यु से पहले वेंगी में भी क्या किया था, युद्ध लड़ा, और वेंगी को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त कर दिया था। वेंगी को जीतकर विष्णुवर्धन को वहां का क्या कर दिए थे, ये शासक घोषित कर दिए थे। इस तरह से इस चालुक्य बादामी में हमें देखने को मिलता है कि जो सबसे पहले शासक हुए थे, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, जो सबसे पहले शासक हुए थे पुलकेशिन द्वितीय, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, जिन्होंने खूब शासन किया था, जो बहुत बड़े योद्धा थे। सेकेंड आए विक्रमादित्य, फिर आएंगे विजयादित्य, और सबसे लास्ट जो अंतिम शासक थे वो थे कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन द्वितीय। अभी जो लास्ट शासक थे कीर्तिवर्मन द्वितीय, इनका युद्ध हुआ, किससे हुआ, राष्ट्रकूटों के वंश से। राष्ट्रकूटों के वंश में दंती दुर्ग से, इनका नाम था दंती दुर्ग। अभी दंती दुर्ग से इनका युद्ध हुआ, तो इसमें दंती दुर्ग के द्वारा इनको हरा दिया गया, और दंती दुर्ग का जो अपना साम्राज्य वहां पर उन्होंने मतलब अपना शासन स्टार्ट कर दिया, यानी कीर्तिवर्मन को उस युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा और इनकी विजय हुई। तो वहां पर दंती दुर्ग ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, वो सोचे अब कीर्तिवर्मन लास्ट शासक था, अब इस वंश का पतन स्टार्ट हो गया, लेकिन इस वंश का पतन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने फिर दोबारा इसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा कि अब यहाँ पे कोई शासक नहीं बन सकेगा, ये लास्ट शासक था और इसका वध मैंने कर दिया। तो ये इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी, कांची कोंड। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित करके वहां पे कांची कोंड की उपाधि धारण की थी। अब हम पढ़ते हैं इसमें जो इसकी सेकेंड शाखा जो थी वो बहुत वीक थी, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। वो जो वेंगी चालुक्य थे
वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी राजधानी वेंगी होने की वजह से इसका नाम वेंगी चालुक्य पड़ गया। और इसके जो शासक थे वो विष्णुवर्धन थे ही। विष्णुवर्धन थे और एक प्रतापी शासक भी माना जाता है इसमें। उनका नाम था विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य तृतीय उनका नाम था। वो एक प्रतापी शासक के नाम पे जाने जाते हैं। इस काल में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण कराया गया था। विष्णुवर्धन की पत्नी थी आयना महादेवी। इन्होंने काफी जगह पे जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। किस चीज का? वेंगी में इन्होंने। आयना महादेवी ने किसका निर्माण कराया था? क्वेश्चन आता है तो आंसर रहेगा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। और इसी काल में सबसे प्रमुख मंदिर एक मंदिर था विश्वनाथ मंदिर। वो भी इसी काल में निर्माण करवाया गया था इन्हीं लोग के नेतृत्व में। इसका क्वेश्चन पढ़ा गया। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। सेकेंड था विरूपक्ष मंदिर। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रकूटों के बारे में। जैसे यहाँ पल्लव थे। यहाँ पे कौन सा था? चालुक्य, वेंगी चालुक्य। और यहाँ पे था वातापी चालुक्य या बादामी चालुक्य, कुछ भी बोल लो। और यहाँ पे था राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट के जो संस्थापक थे और राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मानेखेत। राजधानी थी राष्ट्रकूट की मानेखेत। और इसके संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग। इसके फाउंडर थे दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग के बाद में सेकेंड शासक कौन बने? कृष्ण फर्स्ट। और इन्होंने क्या करवाया था? एलोरा की जो पहाड़ थी उसको कटवा के कैलाश मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण इन्हीं के नेतृत्व में कराया गया था। क्वेश्चन अगर आए कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो एलोरा में स्थित है। इसके बाद में कृष्ण थर्ड आए शासक, कृष्ण तृतीय, जिन्होंने रामेश्वरम, विजय स्तंभ, देवालय की स्थापना की थी। रामेश्वर विजय स्तंभ देवालय की स्थापना किसने की थी?
तो वो कृष्ण तृतीय ने की थी। इनके बाद में एक राजा आते हैं ध्रुव। इनके बाद में एक राजा आते हैं, शासक आते हैं, उनका नाम था ध्रुव। इन्होंने क्या किया था, कन्नौज था, कन्नौज के त्रिपक्षीय में इन्होंने भाग लिया था। कन्नौज के जो बहुत ही फेमस रहा है त्रिपक्षीय विभाग, जो त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत ज्यादा फेमस रहा है, इसमें इन्होंने भाग लिया था। और ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, ये कब तक चला था, 100 साल तक। ये त्रिपक्षीय संघर्ष 100 साल तक चला था। जैसे हम जानते हैं कि ये कन्नौज है। अब इस पे त्रिपक्षीय कैसे हुआ, फर्स्ट किस शासक, इस पे 3 शासक अपना अधिकार जमाने के लिए युद्ध लड़ रहे थे इसके ऊपर। इस पे 3 शासक, फर्स्ट है पाल, सेकेंड आए प्रतिहार, और थर्ड शासक कौन थे, राष्ट्रकूट के। तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे ज्यादा विजय किसको प्राप्त हुई थी, राष्ट्रकूट वालों को, ये फर्स्ट पे थे। सेकेंड पे कौन आए, प्रतिहार वंश वाले। ये पाल वंश वाले जो थे, इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इनका बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। और इसमें सबसे ज्यादा विजय किसने हासिल की थी, राष्ट्रकूटों ने हासिल की थी। सेकेंड प्रतिहारों ने, और पाल वंश को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। अब इनके जो अंतिम शासक थे, वो थे कर्क। सेकेंड कर्कदित्य, जिसकी मृत्यु किसने की थी, तेलबदित्य ने। अंतिम शासक कर्क थे। अब ये तेलबदित्य, तेलबदित्य जो कौन से वंश के थे, चालुक्य वंश के थे। इन्होंने अंतिम कर्क में, मतलब राष्ट्रकूटों और चालुक्य में लास्ट में युद्ध हुआ। इसमें कर्क की युद्ध में पराजय हासिल हुई। क्या इनको हासिल हुआ, पराजय हासिल हुई। और विजय किसको हासिल हुई, तेलबदित्य ने विजय हासिल की। और वहीं पर चालुक्य कराने की नींव रख दी। किसकी नींव रखी, चालुक्य कल्याणी की। नींव रखी। अब ये जो राष्ट्रकूट थे, इन पे ये किसके सामंत होने लग गए, अब ये चालुक्य कल्याणी के अधीन में कार्य करने लग गए। चालुक्य कल्याणी के संस्थापक कौन थे, तेलब सेकंड थे। और इसका नाम चालुक्य कल्याणी इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो राजधानी थी वो थी कल्याणी। कल्याणी क्या थी, इसकी राजधानी थी। और इसके संस्थापक कौन थे, तेलबदित्य। तेलबदित्य के बाद में वहां पे जो शासक बने वो विक्रमादित्य बने। विक्रमादित्य उस टाइम पे महान शासक
माने जाते थे और इनके दरबार में महान कवि रहा करते थे, महान कवि और विद्वान रहा करते थे। ये शिक्षा और साहित्य से बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे। तो इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारी जगह पर शिक्षा और साहित्य का प्रचार प्रसार बहुत ही प्रसिद्ध रूप से किया था। तो इन्होंने अपने शासनकाल में जो इनके साहित्यिक कवि हुआ करते थे इनके शासनकाल में, विल्हन, जो बहुत ज्यादा साहित्यिक कवि तो इनके शासनकाल में विज्ञानेश्वर थे। साहित्यिक कवि जो थे उनका नाम था विज्ञानेश्वर। ये बहुत ही प्रसिद्ध थे उस काल में। और जो इनके राजकीय कवि थे वो विल्हन नाम था उनका। तो इनका नाम था विल्हन। इसके बाद में विक्रमादित्य के बाद में एक और शासक हुए सोमेश्वर थर्ड। विक्रमादित्य सेकेंड थे, फर्स्ट थे तेलव, सेकेंड विक्रमादित्य, थर्ड हुए और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जो अपने ही नाम से लिखी थी। और क्या नाम था इसका? विक्रमादेव चरित्र। ये इनकी बहुत ही फेमस बुक रह चुकी है। अब इनके बाद में आए थे थर्ड सोमेश्वर। अपने जीवन काल में इन्होंने युद्ध बहुत लड़े और युद्ध में खाली चोल वंश से ये जीत नहीं पाए। इन्होंने चोल वंश से क्या किया? युद्ध लड़ा इन्होंने। चोल वंश से इन्होंने युद्ध लड़ा और उस युद्ध में चोल वंश की विजय हो गई और इनकी क्या हो गई? पराजय। ये हार गए और ये जीत गए। इनकी विजय हो गई और इनकी क्या हो गई? पराजय। तो ये सोमेश्वर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। वो हार गए तो इस हार को वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने किरुवती के पास में एक नदी है तुंगभद्र, उस नदी में जाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। यानी ये सदमा उनको बर्दाश्त नहीं हो सका और न बर्दाश्त होने की वजह से उन्होंने वहां जाकर तुंगभद्र नदी के पास में जाकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। और इसका अंतिम शासक जो था वो था तेलग थर्ड, तृतीय। अभी जो तेलग तृतीय थे इन पर यादव ने हमला किया और वहां पर यादव का चालुक्य कल्याणी पर यादव का अधिकार स्थापित हो गया और यादव इस तरह से धीरे धीरे चालुक्य कल्याणी का पतन की शुरुआत हो चुकी थी। अब हम पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। चोल वंश जो एक बार उस वंश का सबसे प्रतिभाशाली शासनकाल माना जाता था दक्षिण भारत में, जो एक बार उनका पतन होकर दोबारा से क्या हुआ? इनका उदय हुआ। उस टाइम पे चोल वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? विद्यालय। और इन्होंने किस चीज की उपाधि धारण कर रखी थी? नरकेशरी की उपाधि धारण कर रखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नरकेशरी की उपाधि किसने धारण कर रखी थी? तो विद्यालय ने की रखी थी। और विद्यालय हुआ ना,
तो विद्यालय ने किसकी उपाधि धारण कर रखी थी? नरकेसरी की। इनके बाद में सेकंड शासक कौन हुए थे? आदित्य फर्स्ट। ये आदित्य फर्स्ट याद है आपको? अभी मैंने पढ़ा था। इन्होंने क्या किया था? पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित की को वहां पे युद्ध में हराया था, और वहीं पे इन्होंने किस चीज की उपाधि धारण कर रखी थी? कोदंडराम की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोदंडराम की उपाधि किसने धारण की थी? तो आदित्य फर्स्ट ने की थी। कौन से वंश से? तालुका थे इनका चोल वंश से। अब थर्ड थे इनके बाद में कर्नाटक। कर्नाटक प्रथम, जिन्होंने क्या किया था? कर्नाटक प्रथम ने मदुरै शासकों से, मदुरै पर हमला करके मदुरै शासकों से युद्ध लड़ा और मदुरै वालों को युद्ध में हरा दिया। तो हराने के बाद में कर्नाटक ने वहां पे मदुरै कोंड, मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक स्टोरी की टाइप से आप इसको याद करते जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये हमें याद हो जाती है। मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। इसके बाद में फोर्थ आए थे राजराज प्रथम। अब ये राजराज प्रथम जो थे, इन्होंने एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट मामुंडी चोल उपाधि धारण कर रखी थी। कौन सी? मामुंडी चोल। मामुंडी चोल की उपाधि इन्होंने धारण कर रखी थी, और इन्होंने अपने शासनकाल में चोलों का जो राजवंश था, कहां तक बढ़ा दिया था? श्रीलंका के 50% तक। ये शासक थे राजराज प्रथम। इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार कहां तक कर लिया था? श्रीलंका के 50% तक कर लिया था। यहाँ तक कि मालाबार तट तक अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिए थे। और अपने दूत, इन्होंने अपने समथिंग, कुछ दूत, ज्यादा नहीं उस टाइम पे, कुछ दूत इन्होंने चीन भेजे थे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने अपने अपना अनुयायी बनाने के लिए। तो इस तरह से इनका शासन भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। इसके बाद में सबसे प्रसिद्ध शासक आते हैं चोल संस्था, चोल वंश के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक आते हैं राजेंद्र प्रथम। और राजराज प्रथम ने एक वदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अभी पढ़ेंगे इस बारे में। राजराज जो प्रथम ने है वो, उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वदेश्वर। कहाँ है ये? तंजावुर में। इस वदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाने की वजह से इन्होंने एक और उपाधि धारण की थी, उसको शिवपाद शिखर, शिवपाद शिखर की उपाधि माना जाता है। शिवपाद शिखर की उपाधि उस टाइम पे माना जाता है। इसके बाद में सबसे फेमस जो थे वो थे राजेंद्र प्रथम। और सबसे ज्यादा ये जो आगे बढ़ रहे थे, प्रसिद्ध हो रहे थे, वो किनकी वजह से हो रहे थे? इनकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो नींव थी वो थी नौसेना। इनकी जो नौसेना थी ये बहुत ही मजबूत थी, ताकतवर थी, हिम्मतदार थी। इसी के बेस पे लोग हर युद्ध को आसानी से जीते जा रहे थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करते जा रहे थे। तो ये जो नौसेना थी, इसके बाद में हम पढ़ते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। ये वो योद्धा है उस काल के जिन्होंने अपना साम्राज्य को, राजराज प्रथम ने तो 50% अपनाया था, इन्होंने पूरे श्रीलंका पर अपना अधिकार जमा लिया। और इन्होंने फिर रुक किया कहाँ पे? यहाँ से इन्होंने रुक किया। कोई शासक की हिम्मत नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाकर के हमला करके युद्ध लड़ा जाए, साम्राज्य को बढ़ाया जाए।
लेकिन इस राजा प्रथम ने यहाँ से युद्ध करना स्टार्ट किया और कहाँ जाकर बंगाल के राजा, बंगाल के जो शासक थे उस दौर पर कौन थे, पाल वंश वहां पे चल रहा था और पाल वंश वहां पर था और उसमें जो उसके जो शासक थे कौन थे, वो महिपाल। महिपाल को उन्होंने उस टाइम पे राजेंद्र प्रथम जो थे, महिपाल को उस टाइम पे उन्होंने क्या कर दिया, पराजित कर दिया और वहां पर अपना बंगाल में अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। तो इस तरह से, और इन्होंने अपने शासन काल में कम से कम कितने 72 दूत भेजे थे चीन में। 72 दूत, शायद ही कोई शासक भेज पाया होगा इतना ज्यादा दूत। तो इन्होंने अपने शासन काल में 72 दूत भेजे थे। इस तरह से हम जान सकते हैं कि उनकी जो अंतिम जो थे वो राजेंद्र तृतीय थे शासक। इस राजेंद्र तृतीय के बाद में इस वंश में पुत्री ने जन्म लिया और उस पुत्री की शादी चालुक्य वंश में करके इस तरह से चोल और चालुक्य में रिश्तेदारी का संबंध स्थापित हो गया। तो इस तरह से हमने दक्षिण भारत को पढ़ा है। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ में, उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप डिस्कस में प्लीज हमको उस प्रॉब्लम के बारे में बताएं, हम उसको फिर से सॉल्व करेंगे, फिर से उस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।